हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 4 दिसंबर और 4 दिसंबर से जितनी भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप सभी ज्ञानकोश नाम से टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन करिएगा, और ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज है, आप लोग वहां भी जुड़िएगा क्योंकि मैं वहां पर भी करंट अफेयर का पीडीएफ सेंड करता हूं। उसके बाद बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। सबसे पहले तो जैसा कि इस सीरीज में हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला जो प्रश्न होता है वो उस दिन के दिवस से संबंधित रखते हैं। तो आज है 4 दिसंबर और आज का है दिवस कौन सा? आज है भारतीय नौसेना दिवस। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। अब ऐसा क्या है कि 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है कि भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था, जब तीसरा युद्ध हुआ था 1971 में, तो इस युद्ध में भारत सरकार का जो भारतीय नौसेना थी, इसने पहली बार जहाज रोधी मिसाइल का प्रयोग करके पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट पर स्थित जो उनका नौसेना मुख्यालय था उसको तबाह कर दिया था, उसको समाप्त कर दिया था। और इस ऑपरेशन की शुरुआत 4 दिसंबर से करी गई थी। इसीलिए उसके बाद से ही 4 दिसंबर को प्रतिवर्ष भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। तो ये कारण था कि 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। अब 1971 का भारत पाक युद्ध हुआ था, तो इससे पहले भारत पाक युद्ध हो चुके थे। सबसे पहले तो 1948 में हुआ था, आजादी 1947 में मिली, लेकिन अगली ही साल 1948 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। उसके बाद भारत और पाकिस्तान का युद्ध सन 1965 में भी हुआ था। भारत और चीन का युद्ध सन 1962 में हुआ था। उसके बाद भारत और पाकिस्तान का युद्ध 1999 में भी कारगिल का हो चुका है। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको युद्ध से संबंधित दी है। उसके बाद बात करते हैं भारतीय नौसेना दिवस है, तो भारतीय नौसेना की अगर हम बात करें स्थापना कब हुई थी, तो 5 सितंबर 1612 को भारतीय नौसेना की स्थापना हुई थी। देखिएगा, स्थापना हुई थी 5 सितंबर को, लेकिन नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। उसका रीजन मैं आप सभी को ऊपर की में बता चुका हूं। उसके बाद देखिएगा मुख्यालय, भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहां है? तो नई दिल्ली में, देश की राजधानी में ही भारतीय नौसेना का मुख्यालय है। बात कर लेते हैं नौसेना प्रमुख कौन है, तो वर्तमान में एडमिरल करमबीर सिंह जो हैं वो भारतीय नौसेना प्रमुख हैं। तो ये जानकारियां थी जो कि इस पहले प्रश्न से, यानी कि आज के दिन से, आज के दिवस से संबंधित जानकारी थी। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ, दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि फाइजर बायोएनटेक कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो अब एक वैक्सीन है जो कि कोरोना वायरस के लिए कारगर सिद्ध होगी। इस वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो दुनिया का पहला देश बना है ब्रिटेन, यानी कि यूके। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। ब्रिटेन देश ऐसा है जिसने की इस बायोएनटेक कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है। तो थोड़ी जानकारी और पढ़ते हैं। ब्रिटिश नियामक जो है मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी, इसको शॉर्ट नेम है इसका MHRA, इसके अनुसार जो ये बायोएनटेक कोविड-19 वैक्सीन है, ये कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 95% सुरक्षा प्रदान करती है। 100% नहीं, लेकिन 95% भी बहुत ज्यादा होता है। तो 95% सुरक्षा प्रदान करती है, इसीलिए ब्रिटेन ने इस बायोएनटेक कोविड-19 को मंजूरी दी है। उसके बाद थोड़ी जानकारी अगर हम ब्रिटेन के बारे में पढ़ना चाहें, तो ब्रिटेन की राजधानी कहां है? लंदन में। ब्रिटेन की राजधानी कहां है? लंदन में। ब्रिटेन की सम्राज्ञी कौन है? महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जो है वे ब्रिटेन की सम्राज्ञी है। उसके बाद एक प्रश्न और के इसके प्रधानमंत्री कौन है? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है थेरेसा मे। ये सारी जानकारियां थी जो इस पहले दूसरे प्रश्न से आप लोगों को मिली है। उसके बाद अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे आता है। याहू ने वर्ष 2020 में खोजी जाने वाली फिल्मों और टीवी शोज की रैंकिंग जारी की है। अब इस रैंकिंग में कौन से
टीवी शो या फिल्म को शीर्ष स्थान पर रखा गया है। तो जो सबसे पहला स्थान रहा है वो रहा है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक शो है जो कि सब टीवी पर आता है। ये याहू के द्वारा ये कहा गया है कि इसे सबसे ज्यादा भारत में खोजा गया है। किसी भी फिल्म या टीवी शो की अगर बात करें तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा ऐसा शो है जिसे सर्वाधिक बार भारत में खोजा गया है। बात करते हैं दूसरे स्थान पर कौन सा रहा, तो दूसरे स्थान पर रहा है महाभारत और 4 नंबर पर रहा है रामायण। तीसरे स्थान का अभी जिक्र नहीं है यहां पर, लेकिन पहले, दूसरे और चौथे का यहां पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिए हैं। तो थोड़ी जानकारी और पढ़ते हैं इसके बारे में कि ये तो मैंने बता दिया आपको कि पहले स्थान पर रहा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, दूसरे चौथे स्थान पर बता दिया, लेकिन यहां ये रैंकिंग जारी किसने करी है, तो रैंकिंग जारी करी है याहू ने। और अगर हम याहू के बारे में पढ़ें, याहू की स्थापना के बारे में पढ़ें, तो याहू की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1994 में। बात करें याहू का मुख्यालय कहां है, इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया कहां है, यूनाइटेड स्टेट्स में है। तो ये जानकारी आप लोगों के लिए इस प्रश्न से थी। उसके बाद अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे आता है, वर्ष 2030 तक एड्स को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य किस राज्य द्वारा रखा गया है। तो एड्स एक बीमारी है जिसका अभी तक पूरी तरह से, जिस प्रकार से कोरोना वायरस है, इसकी अभी तक कोई भी कारगर वैक्सीन नहीं बनी है, उसी प्रकार की एक बीमारी आती है एड्स। इसकी भी पूरी तरह से कोई अभी तक वैक्सीन नहीं बनी है। लेकिन अब कौन से राज्य द्वारा इसे 2030 तक समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो मध्य प्रदेश राज्य ने, अर्थात ऑप्शन सी ने ये घोषणा करी है, ये लक्ष्य निर्धारित किया है कि आने वाले 10 सालों में 2030 तक एड्स को समाप्त करने का पूरा लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। थोड़ी जानकारी और पढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य में एड्स रोगियों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है और इस लगातार तेजी से बढ़ने के कारण ही मध्य प्रदेश राज्य ने यह घोषणा करी है। अगर बात करें मध्य प्रदेश राज्य में अभी तक केवल एड्स से संबंधित संक्रमित रोगी कितने हैं, तो 69,400 लोग जो हैं वो एड्स से संक्रमित हैं। सबसे ज्यादा इसमें जो रेशियो रहा है वो इंदौर का है। अकेले इंदौर शहर में 12,773 मरीज है। बात करें दूसरे स्थान पर कौन सा वो रहा है, तो दूसरे स्थान पर भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भी है, इसमें भी 7,000 से अधिक एड्स के संक्रमित रोगी हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये मध्य प्रदेश राज्य में एड्स को 2030 तक पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस देश द्वारा जलवायु आपातकाल की घोषणा करी गई है, तो अब ऐसा कौन सा देश है जिसने जलवायु आपातकाल की घोषणा करी है, तो अभी न्यूजीलैंड, अर्थात ऑप्शन ए। ऑप्शन ए एक ऐसा देश है न्यूजीलैंड जिसने कि अब जलवायु आपातकाल की घोषणा करी है। उसके बाद देखिएगा बी, सी, डी, ये जो सारे देश हैं इन सभी ने तो जलवायु आपातकाल की घोषणा इससे पहले ही कर दी है, लेकिन अब जो हाल ही में जो करी है वो न्यूजीलैंड देश ने जलवायु आपातकाल की घोषणा करी है। अब बात करते हैं कि ये जो वायु है, जलवायु है, इसमें कार्बन की मात्रा अधिक होने के कारण ये जलवायु आपातकाल की घोषणा करी गई है। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ये घोषणा किसके द्वारा ये घोषणा करी गई है, तो न्यूजीलैंड देश में तो करी गई है, लेकिन वहां के प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डेन के द्वारा ये घोषणा करी गई है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि वर्ष 2025 तक, यानी कि आगामी 5 वर्षों तक सार्वजनिक क्षेत्र का जो कार्बन है उसे न्यूट्रल कर दिया जाएगा। ये भी घोषणा न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डेन द्वारा की गई है। इसके अलावा देखिएगा कि जैसे जापान है, कनाडा है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, इनके साथ साथ 32 अन्य देश भी हैं, 32 अन्य देश भी हैं जहां पर जलवायु आपातकाल की घोषणा हो चुकी है। अब ये न्यूजीलैंड की
प्रधानमंत्री ने करी है तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के बारे में हमने पढ़ लिया, लेकिन न्यूजीलैंड की राजधानी के बारे में अगर पूछा जाए तो न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी कहां है? वेलिंगटन। इस प्रकार के प्रश्न भी आपने देखे होंगे कि जो प्रमुख देश हैं उन देशों की राजधानियों से संबंधित प्रश्न भी आपके एग्जाम में आते हैं। तो इस बात को आपने इस प्रकार से पढ़ना है। न्यूजीलैंड की राजधानी कौन सी है? वेलिंगटन है। अगला प्रश्न छठा आपकी स्क्रीन पे, आदि महोत्सव मध्य प्रदेश का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? आदि महोत्सव मध्य प्रदेश जो है इसका जो शुभारंभ किया गया है वो किया गया है अर्जुन मुंडा के द्वारा, अर्थात ऑप्शन ए सही है। लेकिन मैंने आप सभी को कंफ्यूज करने के लिए यहां ऑप्शन सी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम भी लिखा है, लेकिन ये घोषणा किसने करी है, ये शुभारंभ किसने किया है? तो ये शुभारंभ किया है अर्जुन मुंडा द्वारा। चलिए थोड़ी जानकारी और पढ़ते हैं इसके बारे में। यह है कि अर्जुन मुंडा, बार बार जब भी किसी मंत्री का नाम याद आता है या आप नाम पढ़ते हैं तो मैं बार बार बताता हूं आपको कि आपने उन मंत्री के मंत्रिमंडल को और पढ़ना है या किस मंत्रालय के वो मंत्री हैं, इस बात को जरूर पढ़ना है। तो अर्जुन मुंडा जो है वे केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री हैं। इनके द्वारा इस आदि महोत्सव मध्य प्रदेश का शुभारंभ किया गया है। इस महोत्सव का आयोजन पहली बार वर्चुअल तरीके से किया गया। पहली बार वर्चुअल तरीके से, वर्चुअल का मतलब यह है कि पहली बार इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। अब ये 10 दिवसीय महोत्सव है जो कि 1 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक जारी रहेगा। इसका विषय क्या है? तो इस महोत्सव का विषय है आदिवासी शिल्प और मध्य प्रदेश की संस्कृति। ये इसका विषय है। बात करते हैं कि अगला फोकस राज्य कौन होगा, कि 10 दिसंबर के बाद अगला राज्य कौन सा होगा? तो गुजरात होगा, जिसमें कि 11 दिसंबर से लेकर के 11 दिसंबर से लेकर के 20 दिसंबर तक आयोजन होगा। और अगर बात करें गुजरात के बाद, तो गुजरात के बाद 21 दिसंबर से शुरू होगा ये पश्चिम बंगाल राज्य में। तो ये जानकारियां थी जो मैंने आप सभी को शेयर करी है। उसके बाद है अगला प्रश्न, प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल ऑक्टेन 100, प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल ऑक्टेन 100 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा, अर्थात ऑप्शन बी। राजनाथ सिंह हमारे मंत्री हैं, लेकिन वे हमारे रक्षा मंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जी हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और धर्मेंद्र प्रधान कौन से मंत्रालय के मंत्री हैं? तो वे वर्तमान में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, जिनके द्वारा ये ऑक्टेन 100 जो कि प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल है ये लॉन्च किया गया है। तो थोड़ी जानकारी और पढ़ते हैं। ये पेट्रोल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है। जो लॉन्च किसने किया है, शुभारंभ किसने किया है? तो केंद्रीय पेट्रोल और प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा। इस पेट्रोल को कहां पर तैयार किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में, जो कि भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, मथुरा रिफाइनरी में यह पेट्रोल तैयार किया गया है। भारत का पहला स्वदेशी रूप से तैयार है जो कि विश्व स्तरीय प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल है। और बात करें, क्योंकि मथुरा रिफाइनरी में ये किया गया था तैयार, तो मथुरा रिफाइनरी की अगर स्थापना की बात करें तो 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो बताया कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में थोड़ी बातें पढ़ते हैं। फुल फॉर्म पढ़ ली, IOCL अर्थात इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसके अध्यक्ष कौन है? श्रीकांत माधव वैद्य। मुख्यालय कहां पे है? नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 30 जून 1959 में IOCL, देखिएगा ये हम मथुरा रिफाइनरी की नहीं, ये हम बात कर रहे हैं IOCL की। तो इसकी स्थापना हुई थी 30 जून 1959 में। उसके बाद पढ़ते हैं अगले प्रश्न को। कर्नाटक का पहला पावर प्लांट की आधारशिला किसके द्वारा रखी? कर्नाटक के पहले पावर प्लांट की आधारशिला जो है वो किसके द्वारा रखी गई है? तो ये रखी गई है कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदुरप्पा के द्वारा। BS येदुरप्पा जो है, अर्थात ऑप्शन सी, इनके द्वारा
इस कर्नाटक के पहले पावर प्लांट की आधारशिला रखी गई है। बात करते हैं रामनाथ कोविंद जी, यहां पर लिखे हैं तो देश के राष्ट्रपति हैं, और किरण रिजिजू जो है वे देश के खेल मंत्री हैं। उसके बाद देखिएगा ये किसके द्वारा आधारशिला रखी गई? कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के द्वारा। कहां पर स्थित है? तो बेंगलुरु के बिदादी क्षेत्र में, और नगर पालिका कचरे पर आधारित 11.5 मेगावाट बिजली संयंत्र है ये। इसे कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड अर्थात केपीसीएल द्वारा विकसित किया गया है। बात कर लेते हैं केपीसीएल की। तो केपीसीएल जो है इसकी फुल फॉर्म है कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। स्थापना कब हुई थी? 1970 में। और इसके प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो पोनुराज, जो कि आईएएस अधिकारी है, वे अब केपीसीएल के वर्तमान में प्रबंध निदेशक हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए आता है, महाशय धर्मपाल गुलाटी का निधन। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। महाशय धर्मपाल गुलाटी का निधन, वे किस मसाला कंपनी के अध्यक्ष थे? तो ये तो एक आसान सरल प्रश्न है कि वे एमडीएच मसाला कंपनी के अध्यक्ष थे, जिनका 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। और उनके बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं। प्रतिष्ठित मसाला ब्रांड एमडीएच के मालिक थे। उन्हें दादाजी के नाम से जाना जाता था और महाशय जी के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 1923 में हुआ था पाकिस्तान के सियालकोट में, और जब भारत पाकिस्तान अलग हुए तो वे पाकिस्तान से भारत में आ गए थे। भारत सरकार ने उन्हें 2019 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था, और उनकी भारत में 18 कंपनियां हैं जो कि मसाला का निर्माण करती है। भारत और सऊदी अरब में मिलाकर के 18 कंपनियां हैं। जो एमडीएच कंपनी है ये 62 यानी कि 62 प्रकार के मसाले निर्मित करती है। ये जानकारी इंपॉर्टेंट थी जो कि आप लोगों के सामने लिखी नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं एमडीएच। आप लोगों ने बहुत बार एमडीएच पढ़ा होगा। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है महाशयन दी हट्टी। महाशयन दी हट्टी जो है वो एमडीएच की फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1919 में करी गई थी सियालकोट में। किसके द्वारा करी गई थी? महाशय चुन्नीलाल के द्वारा। महाशय चुन्नीलाल है, वे महाशय धर्मपाल गुलाटी के पिता थे जिन्होंने इसकी स्थापना करी थी। एमडीएच के कुल कितने प्रोडक्ट्स हैं? तो 62 प्रोडक्ट्स हैं। तो ये बात हमने यहां से पढ़ ली है। उसके बाद आज का अंतिम प्रश्न आप लोगों के लिए है, मशीन रोड नामक गेंदबाजी ऐप किसके द्वारा विकसित करी गई है? तो ये यहां पर देखिएगा, लोकी फर्ग्यूसन और मिच, ये दोनों ही भाई हैं। इन दोनों भाइयों ने मिलकर के अब नई एक गेंदबाजी ऐप विकसित करी है जिसका नाम है मशीन रोड। अर्थात इस प्रश्न का आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। चलो थोड़ी बातें और पढ़ते हैं इसके बारे में, जैसे कि न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज लोकी फर्ग्यूसन और उनके भाई मिच द्वारा ये तैयार की गई है। ये तेज गेंदबाजी एनालिटिक्स ऐप है। ये एप्लीकेशन जो है ये बॉल की लंबाई और उछाल बिंदुओं पर वास्तविक समय की प्रतिक्रिया प्रदान करती है। इसका जो फायदा है वो ये है कि जो तेज गेंदबाज हैं या जो धीमी गति के गेंदबाज हैं वे अपने स्मार्टफोन पर अपनी गेंदबाजी की गति को माप सकते हैं। इसीलिए ये नई गेंदबाजी ऐप विकसित करी गई है। तो ये थी कुछ आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उम्मीद है आप सभी को करंट अफेयर्स पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली इसी प्रकार से करंट अफेयर्स मिलती रहे। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन से ले लीजिएगा या ज्ञानकोश नाम से ही टेलीग्राम चैनल है और फेसबुक पेज है, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।